नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखी हुई एक महत्वपूर्ण कहानी उसकी माँ, जो कि आरपीएससी राजस्थान के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई कहानी है। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय उग्र जी का। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म सन 1900 को शुक्ल अष्टमी की रात 8:30 बजे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की चुना तहसील के सद्दूपुर नामक मोहल्ले में श्री वैजनाथ पांडे कौशिक गोत्रोत्पन्न सरयू पार्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। उनकी आजीविका दूसरे के घर पूजा पाठ करके ही चलती थी। वह गरीब ब्राह्मण थे। उसके कारण इनके गांव में सभी लोग आदर करते थे, क्योंकि वह पुजारी थे। उग्र के प्रपितामह सुदर्शन पांडे सिद्ध पुरुष थे, जिनके सिद्ध बल से प्रभावित होकर काशी नरेश ने उन्हें 108 बीघे की जमीन, जिसमें 4 कुएं 2 आम के बाग थे, दान में दे दी। इनके पितामह हरसू पांडे एक राजा के यहाँ पुरोहित थे। इनकी माता का नाम जयकली था। वे परम उग्र कराल छत्राणी स्वभाव की थी। परम क्रोधिनी होने के साथ वे भोली भी कम न थी। वे परिश्रमी भी बहुत थी। अतः उग्र को यह उग्रता अपनी माँ से संस्कार के रूप में प्राप्त हुई। उग्र के भाई बहनों की संख्या लगभग 1 दर्जन थी, परंतु उनमें अधिकतर उत्पन्न होते थे अथवा 1-2 वर्ष के होते ही ईश्वर को प्यारे हो जाते थे। बच्चों की अकाल मृत्यु से भयभीत होने के कारण उग्र के जन्म पर थाली तक न बजाई गई और जन्मते ही इन्हें बेच दिया गया। स्वयं उपन्यासकार उग्र ने कहा है, जन्मते ही मुझे यारों ने बेच डाला और किसी कीमत पर, महज 1 टके पर। उसका भी गुड़ मंगाकर मेरी माँ ने खा लिया। अब ने पहले उस टके में से 1 छदाम भी नहीं पड़ा, जो मेरे जीवन का संपूर्ण दाम था। उग्र का बेचन नाम जन्मते ही बिकने के कारण पड़ गया था। इनके यह नाम तिलस्मी गंडा बना और 67 वर्ष तक ये जीवन संग्राम के योद्धा बने रहे। काल को इनका मंद नाम बहुत पसंद आया और ये उसके ग्रास से बचते रहे। उग्र के आरंभिक व्यक्तित्व और साहित्य पर उनके बड़े तथा मंझले भाइयों का विशेष प्रभाव था। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बेचा। आंख खोलते ही जीवन ग्रंथ का जो पृष्ठ उनको देखने को मिला, वह शिक्षा दीक्षा को चौपट करने वाला था। नरक जैसा जीवन उनका था और उसी जीवन की खोज तक वह बहुत दूर तक चले गए। नरक बुरा होने पर भी उसका प्रिय जीवन संगी बन गया। वह कथाकार ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी ब्राह्मण क्षत्रियों की अपेक्षा शूद्र शूद्राणियों से अधिक आकृष्ट रहे। शूद्र और खाना बदोश एवं बंजारे को अपने अंग से प्रतीत होते रहे। जिस समय बालक को वात्सल्य, शिक्षा और नैतिक वातावरण की आवश्यकता थी, उस समय उग्र इसमें से नितांत रहित होकर अभावों से और विपन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने नाटक मंडलियों में बचपन से ही काम किया था, जिससे नाटकीयता उनको विरासत में मिल गई। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां लिखी, जिसमें से रेशमी व्यक्तित्व, सन की अमीर चिंगारियां, जो कि जब्त कर ली गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, दोजख की आग, उग्र का हास्य, निर्लज्जा, बलात्कार, चॉकलेट, इंद्रधनुष उग्र की श्रेष्ठ कहानियां हैं। और इन्होंने कविता ध्रुवचरित नाम से लिखी, आलोचना में लिखा है कालिदास आदि अनेक आलोचनाएं। आत्मकथा इनकी अपनी खबर नाम से है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इन्होंने बहुत सारे पत्रों का भी संपादन किया, जिसमें से आज, विश्वामित्र, स्वदेश, वीणा, स्वराज्य और मासिक पत्रिका, जो कि निराला के साथ मतवाला में भी इन्होंने काम किया। और इनका निधन 23 मार्च 1967 को दिल्ली के जमुना नगर स्थित कृष्णा नगर आवास में हो गया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी पांडे वेचन शर्मा उग्र जी की कहानी उसकी माँ को हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी उसकी माँ पर। दोपहर को जरा आराम करके उठा। अपने पढ़ने लिखने के कमरे में खड़ा धीरे धीरे सिगार पी रहा था और बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनमें से निकाल कर देखने की सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी, कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलस्टॉय, कहीं ह्यूगो और कहीं मोपासा आदि। डिकोन्स
स्पेंसर, मैकाले, मिल्टन, मोलिफर, उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान हस्तियाँ। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहलाव करूँ, यह निश्चय न हो सका। इतने में मोटर की पोपो सुनाई पड़ी। खिड़की से झाँका तो सुरमई रंग की एक फिएट गाड़ी खड़ी दिखाई पड़ी। मैंने सोचा शायद कोई मित्र पधारे हैं, अच्छा ही है, महानों से जान बचेगी। जब नौकर ने सलाम करके आने वाले का काट दिया तो मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसे बेवक्त कैसे ही आए? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दे दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी विनम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी में एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे, जरा बताइए, आप इसे पहचानते हो? हाँ, इसको तो पहचानता हूँ, जरा सहमते हुए मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे पूछना है। पूछिए। इसका क्या नाम है? इसका नाम लाल है। मैं इसी नाम से बचपन से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर यह पुकारने का नाम है, कोई नाम और हो तो मुझे याद नहीं। कहाँ रहता है? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में रहता है, और वह और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी का क्या नाम है? जानकी। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उस परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबर मेरी जमींदारी का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वह मेरे पास कुछ 1000 रुपये जमा करके गया था, जिससे अब तक उनका खर्च चल रहा था। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था। जानकी को आशा है वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना आप समझ लें, यह सरकारी काम है, इसीलिए आज मैं आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। अजी, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? हम तो 7 पुश्त से सरकार के फर्माबरदार हैं। और कुछ आ गया? एक और बात, पुलिस पति ने गंभीरतापूर्वक धीरे से कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे नहीं कहना। लाल की माँ एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता है? तुम उसे केवल प्यार ही करती हो ना, तो भोगोगी। क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उससे कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती ना। लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी, न्यायी सरकार है यह। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आ गया। लंबा, सुडौल, तेजस्वी। माँ, उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भागी आई है? चल, तो मेरे कई सहपाठी वहाँ खड़े हैं, उन्हें चटपट जलपान करा दे, हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियाँ चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देख तो तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं। तू क्या पाजीपना करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर में मुझसे पूछा। मैंने क्या अपराध किया है? मैं तुमसे नाराज हूँ लाल, मैंने गंभीरता के स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथी हो। हाँ, तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर वह तुरंत संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं हूँ। हाँ, मेरे विचार अवश्य स्वतंत्र हैं। मैं जरूरत बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ, देश की दुरावस्था पर उबल उठता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर। तुम्हारी ही बात सही, पर तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं। पर यह बक बक क्यों? इससे क्या फायदा? तुम्हारी इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा दूर होगी, ना उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो, इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का तो उद्धार कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय पर मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप 2 भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त और मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, और दूसरे कारणों से मैं दूसरी को। आप अपना पद नहीं छोड़ सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं भी अपना नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं? सुनूं तो, जरा मैं भी तो जान लूं कि अब कॉलेज के गर्दन तक पहुँचते पहुँचते कैसे किसी हवाई किले के सपने तुम देखने लगे। जरा मैं भी तो सुनो बेटा।
मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे, तू तो जमकर चचा से जूझने लगा। वह 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। तू लड़, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहें मान जा बेटा, यह तेरे भले की ही कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए 60 बरस की वय में भी घूंघट संभाले चली। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों को की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो चरमर हो उठेंगे, नष्ट हो जाएंगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान की शास्त्र भुजाओं की सखियां हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा। षड्यंत्र? जरूरत पड़ी तो जरूर करूँगा। विद्रोह? हाँ अवश्य। हत्या? हा हा हा। बेटा, तुम्हारा माथा न जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है। सावधान। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुंच गया। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। क्यों लाल की माँ, लाल के साथ कितने लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूं बाबू, उसने सरलता से कहा, मगर वे सभी मेरे ही लाल की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं। सब लापरवाह, वे इतने हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? बाबू, वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तो वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो वे मेरे ही बच्चे हों। मैंने फिर सांस ली। एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता है वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूसेबाजी, खाने में, छेड़खानी करने में और हो हा हा करने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उसे हलवा परोस रही थी मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वह भी बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है, तेरे केस, हाँ नक्शे से साबित करता हूँ तू भारत माता है। तेरा सिर हिमालय, माथे की दोनों गहरी रेखाएं गंगा और यमुना, यह नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। जरा मेरे पास तो आ, तेरे केसों को पीछे से आगे कर बाएं कंधे पर लहरा दूं, वह वर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। जानकी उस लड़के की बातें सोचकर गदगद हो उठी। बाबू ऐसा ढीठ लड़का, सारे बच्चे हंसते रहे। उसने मुझे पकड़कर मेरे बालों को बाहर कर अपना भरमा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों से आंसू बनकर छा गई। मैंने पूछा, लाल की माँ, और भी वे बातें करते हैं, लड़ने झगड़ने की, गोली या बंदूक की? अरे बाबू, उसने मुस्कुरा कर कहा, वे सभी बातें करते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब थोड़े ही होता है। वे सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आया बोल दिया। कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे, ना जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है। मालूम नहीं पकड़ती है या वे ही गप हाँक रहे हैं। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रस्त देते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े खड़े हैं। उफ, इस देश की लोगों के हीरों की आंखें मुंदी हुई हैं, तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी आत्मा की चिता संवारते हैं। नाश हो इस परतंत्र का। दूसरे ने कहा, लोग ज्ञान ना पा सके इसके लिए सरकार हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भरती है। मनुष्यताहीन नीतिमर्दक कानून गढ़े हैं। गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से कबाब से मोटा ताजा करते हैं। धीरे धीरे जोग की तरह ये हमारे धर्म, प्राण और धन को चूसते जा रहे हैं। ऐसे ही अंट संट ये बातूनी बका करते हैं बाबू। जब ही 4 छोकरे जुटे तभी यही चर्चा। ये लड़के ज्यों ज्यों बढ़ते थे त्यों त्यों बकबक में बढ़ते जा रहे हैं। यह बुरा है लाल की माँ। मैंने गहरी सांस ली। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया। लौटने पर बंगले में घुसने से पूर्व लाल के दरवाजे पर नजर पड़ी तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा नजर आया, जैसे घर उदास हो, रोता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख मुद्रा में खड़ी हो गई। तुमने सुना? नहीं तो क्या है?
लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। कुछ समझ गया, फिर उस वितृष्ण विवरण को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल और उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें निकली हैं। लाल के यहाँ, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा के अपराध लगाए गए हैं। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वह लौंडा धोखा देगा। अब यह बूढ़ी बेचारी मरी। जानकी मेरे पास कहाँ आई। बुलवाने पर भी कल नकार गई। नौकर से कहलवाया, पराठे बना रही हूँ। हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिल्हड़ बच्चे हवालात में मुरझा न जाएंगे। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन यह सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी। मगर मेरे जीते जी यह नहीं होने का। वह पागल है, भोगेगी। इसके बाद प्रायः 1 वर्ष तक मुकदमा चला। कोई भी अदालत के कागज उलट कर देख सकता था। CID ने और उनके प्रमुख सरकारी वकीलों ने उन लड़कों के बड़े बड़े दोषारोपण किए। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां कायम की थी। खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मार शस्त्र एकत्र किए। उन्होंने न जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा, न जाने कहाँ, न जाने किस पुलिस सुप्रिटेंडेंट को। यह सब बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई। उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्रायः कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही नहीं मिला। एक मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान वह बूढ़ी रही। वह लोटा थाले जेवर आदि बेचकर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन कराती, फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती, खींच निपोरती, गिड़गिड़ाती, कहती सब झूठ है। ना जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घर में पैदा कर दी। वे लड़के केवल बातूनी हैं। हाँ, मैं भगवान के चरण छूकर कहती हूँ, तुम्हें जेल में जाकर देखाओ बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कैसे करेंगे। उसका तन सूख कर काटा हो गया, कमर झुककर धनुष हो गई, आंखें निस्तेज, मगर उसने उन बच्चों के लिए दौड़ना और हाय हाय करना नहीं बंद किया। उसको अंत तक यह विश्वास रहा कि सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा तो वे बच्चे जरूर बेदाग छोड़ जाएंगे। वे फिर उसके घर में उसके लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उसके बंगर लठैत को तथा 2 और लड़कों को फांसी दी तथा और को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। वे अदालत के बाहर झुकी खड़ी। बच्चे बेड़िया बजाते मस्ती से झूमते बाहर आए। सबसे पहले उस बंगड़ की नज़र उस पर पड़ी। माँ, वह मुस्कुराया। अरे, हमें हलवा खिला खिलाकर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया, ऐसा कि फांसी की रस्सी टूट जाए और हम अमर के अमर रहें। मगर तू स्वयं सूख सूख कर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे घर में खाना नहीं है क्या? माँ, उसके लाल ने कहा, तू भी जल्द ही वहीं आना जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर का रास्ता है माँ, एक सांस में पहुँचेगी। हम वहीं स्वतंत्रता से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधे पर उठाकर इधर उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। आएगी ना माँ? बंगड़ ने पूछा। आएगी ना माँ? लाल ने पूछा। आएगी ना माँ? फांसी प्राप्त 2 दूसरे लड़कों ने भी पूछा। और वह टुकुर टुकुर उनका मुँह ताकती रही। तुम कहाँ जाओगे पगलों? जब से लाल और उसके साथी पकड़े गए तब से शहर या मोहल्ले में कोई भी आदमी लाल की माँ से मिलने से डरता। उसे रास्ते में देख जाने पहचाने लोग बगले झांकने लगते। मेरा स्वयं भी अपार प्रेम था उस बूढ़ी पर, मगर मैं भी बराबर दूर ही रहा। कौन डाले अपनी गर्दन में मुसीबत। उस दिन ब्यालू करके कुछ देर के लिए पुस्तकालय वाले कमरे में आया कि किसी महान लेखक की कोई महान कृति क्षण भर देख लूं। मैंने मैगजीन की एक जिल्द निकालकर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर पेंसिल की लिखावट देख चौंका। ध्यान से देखने पर पता चला वे लाल के हस्ताक्षर हैं। मुझे याद आई 3 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को उसने मुझसे मांगा था। एक बार मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ। उस लड़के के लिए उसके पिता रामनाथ की दिव्य और स्वर्गीय तस्वीर मेरे आंखों के सामने नाच गई। लाल की माँ पर उसके सिद्धांतों, विचारों और आचरण के कारण जो वज्रपात हुआ, उसकी मुझे ठेस थी। उसके हस्ताक्षर देखते ही मुझे और चोट लगी। मेरे मुंह से गंभीर, लाचार और दुर्बल सी सांस निकल गई। दूसरे ही क्षण पुलिस सुप्रिटेंडेंट का ध्यान आया। उसकी भूरी डरावनी आंखें, आप सुखी तो जग सुखी, वैसे ही मेरी आंखों में चमक आई, जैसे उज्जड़ गांव के सिवान में कभी कभी भुतही चिंगारी चमक जाया करती थी। उसके रूखे फौलादी हाथ, जिनमें लाल की तस्वीर थी, मानो मेरी गर्दन चपाने लगे। मैंने मेज से रबर उठाई और उसका नाम उधेड़ने लगा। उसी समय मेरी पत्नी के साथ लाल की माँ वहाँ आई। उसके हाथ में पत्र था। अरे, मैं अपने को रोक न सका। लाल की माँ, तुम तो बिल्कुल पीली पड़ गई हो।
तुम्हारे हाथ में ये क्या है? उसने चुपचाप पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मैंने देखा उस पर जेल की मुहर थी। सजा सुनाने के बाद वही भेज दिया गया था, मुझे यह मालूम था। मैंने पत्र निकाला और पढ़ने लगा। वह उसकी अंतिम चिट्ठी थी। मैंने कलेजा रुखा करके उसे जोर से पढ़ा। माँ, जिस दिन तुम्हें यह पत्र मिलेगा उसके सवेरे में बाल अरुण के किरण रथ पर चढ़ उस ओर चला जाऊंगा जहां मैं चाहता हूँ। अंत समय तुमसे मिल सकता था, मगर इससे क्या फ़ायदा? मुझे विश्वास है तुम मेरी जन्म जन्मांतर की जननी रहोगी। मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ माँ? जब तक पवन सांस लेता है, सूर्य चमकता है, समुद्र लहराता है, तब तक कौन मुझे तुम्हारी करुणामय गोदी से दूर खींच सकता है? दिवाकर थमा रहेगा, अरुण रथ लिए जमा रहेगा, मैं बंगड़, वह यह सब तेरा इंतजार करेंगे। हम मिले थे, मिले हैं, मिलेंगे माँ। तेरा लाल। कांपते हाथों से मैंने पत्र को उस भयानक लिफाफे में भर दिया। मेरी पत्नी विकलता हिचकियों पर चढ़कर कमरे को करुणा से कपाने लगी, मगर वह जानकी जो कि तो लड़कड़ी पर झुकी पूरी खुली भावहीन आंखों से मेरी ओर देखती रही, मानो वह उस कमरे में नहीं थी। क्षण भर बाद हाथ फैलाकर मौन भाषा में उसने पत्र मांगा और फिर बिना कुछ कहे कमरे के बाहर से चली गई, टुकुर टुकुर लाठी टेकती। मैं भी शून्य से होकर धम्म से कुर्सी पर बैठ गया। माथा चक्कर खाने लगा। सरकार की क्रूरता इतनी अधिक, उस बेचारी भोली बूढ़ी जानकी लाल की माँ के लिए ओह मैं वह कैसी स्तब्ध थी। उसकी स्तब्धता किसी दिन प्रकृति को मिलती तो आंधी आ जाती, समुद्र पर खुला जाता। जब 1 घंटा बजा मैं जरा सक गया। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो हरारत पैदा हो गई माथे में, छाती में, रग रग में। पत्नी ने आकर कहा, बैठे ही रहोगे, सोओगे नहीं? मैंने इशारे से जाने को कहा। फिर मेजनी की जिल्द पर नजर गई, उसके ऊपर पड़े रबड़ पर, अपने सुखों की जमींदारी की और धनिक जीवन की और पुलिस की निर्दय नीरस निसार आंखों की स्मृति कलेजे में भर गई और रबड़ उठाकर मैंने उस पाजी का पेंसिल खंचित नाम पुस्तक की छाती से मिटा डाला। माँ, मुझे सुनाई पड़ा। ऐसा लगा गोया लाल की माँ कराह रही। मैं रबर हाथ में लिए दहकते दिल से खिड़की की ओर बढ़ा, लाल के घर की ओर कान लगाकर सुनने लगा। मैं सोचने लगा मेरा भ्रम होगा, अगर वह कराहती होती तो एक आध आवाज अवश्य सुनाई पड़ती। मैं पुनः सोचने लगा उस नालायक के लिए क्या नहीं करती थी। वह खिलौने की तरह, आराध्य की तरह उसे दुलराती संवारती थी, पर छोकरे। माँ, फिर वही आवाज़, जरूर जानकी रो रही है, वही विकल व्यथित विवश बिलख रही है। हाय रीमा। अभागिनी वैसे ही पुकार रही है, पर वह पाजी गाकर मचल कर स्वर को खींचकर उसे पुकारता था। अंधेरा धूमिल हुआ, फीका पड़ा, मिट चला। उषा पीली हुई, लाल हुई, रवि रथ लेकर वह क्षितिज से उस ओर आकर पवित्र मन से खड़ा हो गया। मुझे लाल की माँ के पत्र की याद आई। माँ, मानो लाल पुकार रहा हो, मानो जिसकी प्रतिध्वनि की तरह उसकी पुकार को वह गा रही थी। मेरी छाती धक धक करने लगी। मैंने नौकर को पुकार कर कहा, देखो लाल की माँ के क्या कर रही है। जब वह लौट कर आया तो मैं एक बार पुनः मेज और मेजनी के सामने खड़ा था, हाथ में रबड़ लिया उसी उद्देश्य से। उसने घबराए हुए स्वर से कहा, हुजूर, उनकी तो अजीब हालत है, घर में ताला पड़ा है और दरवाजे पर पांव पसारे, हाथ में कोई चिट्ठी लिए मुंह खोलकर मरी बैठी हैं। हाँ सरकार, विश्वास मानिए, वे मर गई, सांस बंद है, आंखें खुली। तो इस तरह आपने सुनी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की लिखी हुई हृदय स्पर्शनी मार्मिक कहानी उसकी माँ, जिसके आधार पर इनको प्रथम राजनीतिक लेखक भी कहा जाता है। ऐसी मार्मिक कहानी के लेखक थे उग्र जी। तो आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह किसी एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। मित्रों, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी सुनें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।